नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गुजारा भत्ते से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। पति पत्नी के बीच मतभेद होने पर अक्सर महिलाओं को ज्यादा समस्याएं आती हैं, और ये इसलिए क्योंकि आर्थिक जरूरतों के लिए महिलाएं अमूमन अपने पुरुष साथी पर निर्भर होती हैं। विवाद की स्थिति में उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। अगर महिला कमा भी पा रही है तो भी पति के साथ मतभेद होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि वह पति की तरह सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। पत्नी के नौकरी न करने पर विवाद की स्थिति में कोर्ट महिला की उम्र, शैक्षिक योग्यता, कमाई करने की क्षमता देखते हुए गुजारा भत्ता तय करता है। गुजारे भत्ते में बच्चे का खर्च शामिल नहीं है। उसकी देखरेख के लिए पिता को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर महिला भी कमा रही है तो उसे भी अपनी कमाई का हिस्सा बच्चे की देखरेख के लिए निकालना पड़ता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मासिक गुजारे भत्ते की सीमा तय की है। ये पति की कुल सैलरी का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। पति की सैलरी में बदलाव होने पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी, और विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी आपको इस बारे में जानकारी देंगी। अगर आपका इस मामले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं, और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, जो कि है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता बबीता झा जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस क्या होता है। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो वो क्या है? एक सभ्य समाज अपने सभी व्यक्ति से, मैं व्यक्ति वर्ड यूज कर रही हूँ, हमारे लॉ में पर्सन वर्ड यूज हुआ है, ये अपेक्षा करता है, एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने आश्रित लोगों को के लिए एक उचित उसका जीवन स्तर बनाए रखे। मेंटेनेंस में एक केवल ये नहीं कि खाना पीना या कपड़े, भोजन, वस्त्र, आवास, इतनी जरूरत नहीं है। जो उसका उचित लेवल है, जैसा कि उस सदस्य या उस व्यक्ति का है, वैसा ही को इसी को कहते हैं। जीवन यापन के लिए जो एक उचित व्यवस्था हो, इसको इस खर्चे को कहते हैं भरण पोषण का खर्च, जिसे इंग्लिश में मेंटेनेंस कहते हैं जी। और ये जो भारतीय कानून है 125 इसके लिए विशेष रूप से बनाया गया है, सीआरपीसी का। उसके अनुसार पुरुष सदस्य पत्नी अपने बच्चों और माता पिता को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है, कानूनी रूप से, नैतिक रूप से। जी जी जी। तो किन हालातों में महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है? ऐसी परिस्थितियां कब बनती हैं कि महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जा सके? यहाँ महिला से शायद आपका मतलब पत्नी से है जी जी, क्योंकि महिला में बेटी, जनरली माइनर बेटी और माँ को भी अधिकार है, लेकिन अभी पत्नी की बात नहीं कर रही हूँ। जो हमें मेंटेनेंस का राइट दिया गया है कानून के द्वारा, दो तरह के कानून से दिया गया है। एक कानून है जो पर्सनल लॉ है, हर धर्म के लिए, रिलीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए पर्सनल लॉ है। उसके अकॉर्डिंग होगा मेंटेनेंस, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट, ऐसे कई कानून हैं जो कि पर्सनल लॉ को गवर्न करते हैं। इसके अलावा एक सीआरपीसी, जिसका मैं पहले भी चर्चा की थी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन, एक चैप्टर 9 जो कि गुजारे भत्ते से संबंधित है। ये किसी विशेष धर्म या कम्युनिटी के लिए नहीं है, सारे भारतवर्ष के सभी निवासियों के लिए है, सभी सिटीजन के लिए है पर्सनल लॉ। और इसके अप्लीकेबल है हर व्यक्ति पर जो भारत का नागरिक है। तो इसके लिए दो चीज जरूरी है कि जो व्यक्ति जिस पर हम मसले गुजारे भत्ते के लिए, भले वो पति हो, पिता हो या बेटा हो, बेटी को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता, वो देने के लिए ऑफिशियल मेंटल स्टेबल हो, बालिग हो, जरूरी है। महिला के लिए आप पूछते हैं पति बालिग हो, यहाँ बालिग हो, अगर नाबालिग की शादी हो जाती है तो उस स्थिति में नहीं है।
जी जी। और शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो, और उसके पास इतनी अर्निंग हो, मतलब उसके अर्निंग की इसमें बात इम्पोर्टेंट है, मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ। जी जी। संपत्ति अर्निंग इतनी हो कर सकता हो, और दूसरा वो जानबूझ के नहीं चला हो, या जानबूझ के अगर कोई मान लीजिए पागल है या होटल में या किसी रीजन को नहीं कैपेबल, ये नहीं कर सकता, बहुत उस कंडीशन में अगर वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, विलफुली निग्लेक्ट कर रहा है, मेंटेनेंस का है, तो पत्नी उस कंडीशन में पति ये क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है जी, और कोर्ट में जा सकती है इसके लिए। जी जी। जी बबीता जी, अगर महिला कमा भी रही है, अगर वो नौकरी भी कर रही है, तो भी पति के साथ मतभेद अगर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में गुजारा भत्ता दिया जाता है, ऐसा प्रावधान है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। तब कितना दिया जाता है, कितना बदलाव है तब से अब में? जी, इसके लिए जो मेंटेनेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दो कॉन्सेप्ट है। एक तो ये है कि जो महिला है वो जब अलग हो जाती है पति से, तो उसको उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो लगभग उस स्थिति में लगभग इक्वल हो जो उसका पति का है। उसके बाद भी वो बेचारगी या बिल्कुल निराश्रित कंडीशन में नहीं रहे। एक ये इसके पीछे सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। दूसरा ये है कि जो अगर महिला अलग हो जा रही है पति से, उसके साथ का कुछ डिस्प्यूट है, कुछ मतभेद है, कानून के सहारा ले रही है, उसमें और भी कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उस बीच में अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, पति पर डिपेंडेंट है, तो वो कोर्ट से कैसे केस लड़ सकेगी? तो उसको जो कानूनी राइट है वो भी नहीं मिल पाएंगे, यानी पति के पैसे से वो कैसे केस के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, जैसे मैरिज एक्ट में प्रोविजन है, पर्सनल लॉ भी, और 120 कि उस कॉस्ट है, एंटरिम मेंटेनेंस है, वो उस दौरान भी देना पड़ेगा। इसका दो बेसिक प्रिंसिपल है। अब मैं बात कर रही हूँ, आपने जैसा पूछा कि अगर हमारी अर्निंग है, यहाँ पर मैंने यूज किया है, लॉ वर्ड यूज करता है कि लगभग इक्वल कंडीशन है। सपोज कि उसका पति की 1 लाख की इनकम है, पत्नी अगर 5,000 कमा रही है, 10,000 कमा रही है, पति के पास अच्छा गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है, लेकिन पत्नी के पास नहीं है, उस कंडीशन में अर्निंग नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पति से बहुत ज्यादा कम है। हाँ, अगर पति 1 लाख कमा रहा है, पत्नी 80,000 कमा रही है, 70,000 भी कमा रही है, तो लगभग इक्वल है। तो इस मामले में कोर्ट को काफी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो जो फैमिली कोर्ट है वो दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के डिसाइड करता है। तो अर्निंग इम्पोर्टेंस नहीं है, हाउ मच शी अर्न, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसकी अर्निंग कितनी है, पति से उसका डिफरेंसेस कितना है, और लायबिलिटी कितनी है। एक चीज ध्यान देने की होती है जब हम इस लॉ की मेंटेनेंस की और कानूनी अधिकारों की बात करते हैं, कि वो इरेस्पेक्टिव नहीं होता है कि इतनी अर्निंग है तो इतने खर्चे उतना देना है, ऐसा नहीं होता है। दोनों हस्बैंड की अर्निंग प्लस उसकी लायबिलिटी भी देखी जाती है, ऐसे ही वाइफ की अर्निंग प्लस उसकी लायबिलिटी भी देखी जाती है। जैसे कि लायबिलिटी में इंक्लूड हो जाएगा अगर उस पर कितनी आश्रित है, सपोज हस्बैंड पे उसके माँ बाप या कोई दूसरा बच्चा है पहले हस्बैंड से, वाइफ से, वो कोई ऐसे डिपेंडेंट है, तो उसको भी मेंटेन करना उसका उसको भी देखा जाएगा। सपोज कि हस्बैंड की अर्निंग ज्यादा है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कम है, उस कंडीशन में, या उसमें बहुत ज्यादा लोन है, और भी बहुत सारी लायबिलिटीज हो सकती है, या उसको कोई बीमारी है जिसमें उसका खर्च हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में दोनों पक्षों का ये देखते हुए कि लगभग कितना दिया जाए कि दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम हो। प्रिंसिपल ये है, अर्निंग, हाउ मच अर्निंग, व्हाट इज द लायबिलिटी दे हैव टू बियर। दो प्रिंसिपल मतलब निर्भर करता है कि महिला कितना कमा रही है और फिर पति कितना कमा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हुए उसी हिसाब से ये गुजारा भत्ता तय किया जाता है। बबीता जी, गुजारे भत्ते में बच्चों का खर्च भी शामिल होता है क्या? नहीं, क्या बच्चों के लिए अलग से भत्ता मिलता है? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए अलग से मिलता है। जैसे कि मेंटेनेंस के लिए जो मेन हमारा जो एक्ट है जो सभी के लिए, वो है 125 की, मैं बार बार बात कर रही हूँ, CRPC 125 वाइफ को देता है हक कि वो हस्बैंड से अपने मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये बच्चों को ही देता है। बच्चों की 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक माइनर और मेजर। और माइनर
इलेजिटिमेट, यानी कि जो वैध संतान है और अवैध संतान है। संतान को अवैध इसलिए नहीं कहा जा सकता है और उसका राइट कम नहीं किया गया है कि इसमें इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है बच्चों को मेंटेनेंस का, वो ये है कि बच्चों का वेलफेयर इसमें जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि वाइफ का जब लेती है हस्बैंड से मेंटेनेंस, तो दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसका गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हो, वो सम्मानजनक तरीके से जी सके। लेकिन जब बच्चों की मेंटेनेंस की बात आती है तो वहाँ गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि बच्चों का जो वेलफेयर है वो बेसिक चीज है। उसको माँ बाप से अलग, सपोज कि माँ बाप में झगड़ा हो रहा है जी, और दोनों अलग रहने का रीजन जो है कि किसी की क्रुएल्टी है या गलती किसी भी पक्ष की हो सकती है, लेकिन बच्चे का जब मेंटेनेंस की बात आती है तो ये नहीं देखा जाएगा कि माँ के साथ रह रहा है, माँ गलत है, लीगली रॉन्ग है, इसलिए बच्चे का वेलफेयर कितने है ये देखा जाएगा। इसीलिए बच्चों का राइट अलग से है, उसको माँ के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता। वाइफ का राइट वाइफ क्लेम करेगी। हाँ, अगर बच्चे माँ के साथ है तो माँ एज ए नेचुरल गार्जियन बच्चे के बिहाफ पे क्लेम कर सकती है, बिहाफ पे क्लेम करती है, लेकिन उसका क्लेम मदर से सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और इंक्लूड करूंगी कि बेटे और बेटी दोनों से फादर से माइनर जो है लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, बेटा या बेटी दोनों को राइट है। लेकिन अगर बेटी की शादी हो गई है, वो माइनर ही है, तो फिर उसका जो मेंटेनेंस है उसके हस्बैंड का बेसिक दायित्व हो जाता है। जी। तो मैरिड बेटी अगर है तो उसका फादर को लायबिलिटी कैसे हो जाती है। अगर जो हस्बैंड है वो मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, और जो मेजर बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा मेजर है लेकिन वो फिजिकली या मेंटली कैपेबल नहीं है, मान लीजिए चाहे कोई बेटा है वो मेजर है, लेकिन उस कंडीशन में भी 80+ उम्र पर भी अदर की लायबिलिटी है उसको मेंटेन करे। जैसे ये 3 कैटेगरी वाइफ किसी भी कैटेगरी से डिफरेंट है, इनका डेफिनेशन, इनका एक्सप्लेनेशन सब कुछ डिफरेंस दिया गया है। जी। हम बात कर रहे हैं गुजारा भत्ता के बारे में। हमारी अधिवक्ता बबीता झा जी बनी हुई है लगातार। बबीता जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है, और अगर ऐसा है तो किन हालातों में उन्हें भी गुजारा भत्ता मिल पाता है? जी, जनरली जो कानून इसके लिए बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा 125 में हस्बैंड या मेन वर्ड यूज नहीं है, पर्सन वर्ड यूज है, जो कि इंक्लूड करता है मेन एंड वीमेन को। लेकिन इस बारे में कोर्ट में कई आए हैं डिसीजन, तो कोर्ट ने इसको पॉजिटिव इसका आंसर दिया है, हस्बैंड को भी मिल सकता है। और इसलिए इसका लॉ से ज्यादा ये लीगल जो डिसीजन है, कोर्ट डिसीजन है, उससे ये इस क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है। कोर्ट ये है कि हस्बैंड को मिल सकता है, हाँ, गुजारा भत्ता मिल सकता है वाइफ से, लेकिन इसका कंडीशन 2 है। पहला कि वाइफ जो है कि उसकी इनकम हस्बैंड से बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है कि वो अपने मेंटेन करते हुए, अगर बच्चे हैं तो उसको मेंटेन करते हुए हस्बैंड को मेंटेन कर सकती है। दूसरा, हस्बैंड कमाने के लायक नहीं है, यानी कि जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि अगर जानबूझ के नहीं कमा रहा है, सपोज कि हस्बैंड पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं कर रहा है जानबूझ के, या खाने पीने में है और पहले उसकी नौकरी थी अब उसने छोड़ दिया है, केवल कोर्ट को ये दिखाने के लिए कि मुझे वाइफ से लेना है, उस कंडीशन में उसे नहीं मिलेगा। लेकिन किसी जेन्युइन रीजन से अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो ऑब्वियसली उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। हो सकता है वाइफ पढ़ा लिखा हो, पढ़ी लिखी हो, उसे अच्छी जॉब मिलती हो। तो कोर्ट ये देखता है कि दोनों की कंडीशन क्या है। सिंपल वे में अगर हस्बैंड काम करने के लिए इच्छुक है, वो करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं कर पा रहा है, नहीं मिल रहा है, सपोज कि वो फिजिकली एबल नहीं है काम करने में, वो बहुत बीमार है, उसे एक्सीडेंट हो गया है, इस कारण वो काम नहीं कर सकता चाह कर भी, उस कंडीशन में वो वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है, अगर वाइफ सफिशिएंटली एबल है अर्निंग में और मेंटेन करने में। तो दोनों की कंडीशन देखते हुए ही ये फैसला लिया जाता है कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है, उसी हिसाब से गुजारा भत्ता तय किया जाता है। क्या मासिक गुजारे भत्ते की बबीता जी कोई सीमा भी होती है, और अगर होती है तो कितनी होती है ये? जी, जैसा आपने कहा 25%, एक रफ डेटा के लिए रख लिया गया, हाँ 25%। लेकिन कोर्ट ने जब ये कहा उस समय भी ये कहा गया कि ये ऐसे इंग्लिश लॉ से आया है 25% का जो लेवल है वो, लेकिन ये कोई रिजिड नहीं है कि हमको 25% ही देना है। ये दोनों का कंडीशन देखते हुए, दोनों की लायबिलिटी
कितनी दोनों को जरूरत है, कितनी उनकी इनकम है, देखते हुए 25 से ज्यादा भी जा सकता है। सपोज कि अगर बच्चे हैं, वाइफ 25% ले रही है, अगर बच्चे भी हैं और बच्चे अगर डिसेबल हैं, सपोज कि वाइफ के साथ बच्चे रह रहे हैं, बच्चे डिसेबल है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, बच्चे की स्कूल की जरूरत है, तो उसे भी तो मेंटेनेंस मिलेगा। तो इन दोनों का अगर मिलाकर, हाँ जनरली कोर्ट चाहती है कि 50% से एबव नहीं जाए, तो मेन जनरली 25 to 50% रहता है। अगर वाइफ ही सपोज उसे कोई बीमारी है, उसे ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है, इस कंडीशन में ज्यादा कम हो सकता है। हाँ, एवरेज 25 to 50% रहता है। एक रेशनल मांगना गया है कि ये रेशियो होना चाहिए, लेकिन कोई रिजिड ऐसा लॉ नहीं है। कोर्ट इसके लिए काफी फ्लेक्सिबल होता है। जी जी। बबीता जी, सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइन भी आई है और उसके मुताबिक विवाह विवाद के बाद अगर रह रही पत्नी अपने बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है तो पति को उसे हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, जो ये केस आया था, इसमें कोर्ट ने, हस्बैंड ने ये प्ले लिया था कि वाइफ सफिशिएंटली एबल है अर्निंग करने के लिए। वो जॉब इसे मैरिज से पहले अर्न कर रही थी, अच्छी पोस्ट पर थी, अभी भी वो पढ़ी लिखी है, वो अर्न कर सकती है। लेकिन इसमें कोर्ट ने 3-4 चीजों को अंडरलाइन किया था। ये कि वो बिफोर मैरिज वो अर्न कर रही थी, कैपेबल है, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। तो मेंटेनेंस का जो लॉ है, जो एप्लीकेबल होता है, एट द प्रेजेंट कंडीशन होता है। ऐसा नहीं कि पहले कितना उसका अर्निंग था। सपोज कि अगर हस्बैंड 10 साल 4 साल 2 साल पहले बहुत अच्छी अर्निंग, आज उसकी जॉब छूट गई हो, तो अब तो उसे प्रेजेंट कंडीशन का आधार पर उसे क्लेम लिया जाएगा। सेम रूल, सेम प्रिंसिपल वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल होगा। वाइफ पहले जॉब करती थी लेकिन अभी नहीं करती है, इस कंडीशन में उसे मेंटेनेंस से डिनाई नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि फैमिली को उसकी जरूरत है इसलिए उसने छोड़ा है, बच्चे छोटे हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स जरूरत है तो नौकरी नहीं कर रही है, तो इस सब पर उसकी लायबिलिटी है, वो शौक से घर में बैठी है, जंग उसके अर्न करना अवॉइड कर रही है, वो एक लायबिलिटी मेंटेन कर रही है, एक लायबिलिटी बेयर कर रही है। ये दोनों प्रिंसिपल, गाइडेंस प्रिंसिपल क्लियरली कहा कि ये दोनों ग्राउंड नहीं हो सकते हैं वाइफ को मेंटेनेंस देने से डिनाई करने का। अदर ग्राउंड हो सकता है कि वो अगर मेंटेन जॉब कर सकती है, करने के लिए एबल है, अर्न करने के लिए एबल है, दिस इज नॉट ग्राउंड। और अगर वो बहुत कम अर्न कर रही है, ये भी डिनाई करने का ग्राउंड नहीं हो सकता है। दोनों कंडीशन में हो सकता है। हो सकता है घर में रहकर कोई छोटा मोटा काम कर रही है, 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हो, अगर वो जॉब पुरानी जॉब छोड़ दी है, इन दोनों ही कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। हस्बैंड से उसको मेंटेनेंस मिलेगा, भले ही वो एबल है, कैपेबल है अर्न करने के लिए। जी जी। बबीता जी, जानना चाहेंगे आपसे कि गुजारा भत्ता अगर नहीं दिया जाता है किसी की तरफ से तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसके लिए कोर्ट ने जो कहा है कि ऐसे देखिए 125 का जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए है और वो भी प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसमें हमारा जो 125 मेंटेनेंस का राइट दिया गया है। इसके पीछे जो सोच समझ है, जो प्रिंसिपल है कि हम एक फैमिली मैटर को हम क्रिमिनल मैटर में क्यों रख रहे हैं, इसलिए कि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि नेचर इसका सिविल है जी। लेकिन जो काम किया जा रहा है, जो इसका प्रोसीजर होगा वो स्पीडी हो, समरीली हो, इसलिए इसको क्रिमिनल लॉ में रखा गया है। लेकिन इसका नेचर सिविल है, इसलिए अगर कोई जानबूझ के डिनाई कर रहा है उसको कोर्ट का ये नहीं है कि अगर किसी ने अपने लायबिलिटी को कंप्लीट नहीं किया है, जो उसको देना चाहिए वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो उसको पनिश करे। क्रिमिनल लॉ में पनिश किया जाता है। सपोज कि किसी ने चोरी कर लिया, हम उसे पनिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हस्बैंड अपने वाइफ को, अपने बच्चे को नहीं मेंटेनेंस दे रहा है, तो मेन मकसद होता है उसको मेंटेनेंस दिलवाना, उसको पनिश करना नहीं जी। इसलिए इसका जो प्रोसीजर है सिविल वाला लागू होता है। लॉ ये कहता है कि जो भी आप सिविल में पैसे, किसी से प्रॉपर्टी नहीं मिलने पर जो लॉ एप्लीकेबल है वही इसमें एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये होगा सिंपल में कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की ऑर्डर है कि आपको मेंटेन करना है, तो उसको पनिश मिलेगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा है, इस बात के लिए उसे पनिश किया जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी जो है, अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है इतना उसको वाइफ को देना है लेकिन वो नहीं दे रहा है जी जी, तो इस कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती जी है। जी।
अगर उसको कुछ सैलरी मिलती है तो ये ऑर्डर कर सकता है कि ये सैलरी उसकी वाइफ को या बच्चे को डायरेक्ट दिया जाए। इस टाइप से ऑर्डर किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल है रिलीफ देना, पनिश नहीं करना। जी पनिशमेंट लास्ट ऑप्शन। ठीक है बबीता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को गुजारे भत्ते से जुड़ी हुई। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।